मैंने ही अपने दोस्त का कत्ल किया, लेकिन वजह नहीं बताऊंगा क्योंकि कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है। आरव हनोई को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने यही कहकर वजह बताने से इनकार कर दिया था कि ये उसका पर्सनल मैटर है। 23 नवंबर 2024, लोकेशन बेंगलुरु का रॉयल लिविंग होटल। दोपहर के करीब 12:30 बजे 19 साल की एक फैशन ब्लॉगर, जिसका नाम माया गोगोई डेका था, एक यंग और टैलेंटेड व्लॉगर, पैशनेट रिलेशनशिप और एक खून की कहानी जो सिर्फ एक होटल रूम तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि एक वार्निंग भी है। ये है माया गोगोई मर्डर मिस्ट्री। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जिंदगी से जो ख्वाबों से भरी थी। माया गोगोई एक व्लॉगर जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसे सच छुपे थे जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक कहानी है प्यार, ऑब्सेशन और एक खौफनाक मर्डर की। वो अपने 21 साल के बॉयफ्रेंड आरव के साथ होटल पहुंचती है। स्क्रीन पर आप होटल के दिए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख सकते हैं, जिससे यह चीज़ भी क्लियर दिखता है कि वो दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एंट्री करते वक्त वो लड़का उस सोफे पर बैठने को बोलता है तो वो आराम से बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। होटल में एंट्री करने के बाद वो लड़का ऑनलाइन पेमेंट भी करता है और एक दिन के लिए रूम बुक करता है और फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, एक यूजुअल अनमैरिड कपल की तरह। दोनों के पास लगेज के नाम पर बस एक बैकपैक था और आप देख सकते हैं कि रूम में जाने के वक्त उस लड़की का बैकपैक उस लड़के ने ही कैरी किया हुआ था, जिसे देख करके आप ये महसूस करेंगे कि वाकई में ये क्या जेंटलमैन है। लेकिन इसकी हकीकत जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अगले दिन यानी 24 नवंबर को होटल का स्टाफ उनके कमरे में फ़ोन लगाता है और आरव से चेकआउट करने के लिए पूछता है। तो आरव उन्हें ये कहता है कि वो एक दिन और होटल में रुकेंगे और अगले दिन चेकआउट करेंगे। एक दिन और बीत जाता है। अगले दिन 11 बजे होटल का स्टाफ फिर से फ़ोन करता है चेकआउट के लिए और फिर से यही कहानी कहता है कि वो एक दिन और रुकेंगे और अगले दिन यानी कि 26 तारीख को चेकआउट करेंगे। 26 नवंबर को आरव और माया को एक साथ होटल से चेकआउट करना था, पर सुबह करीब 8:09 पर आरव होटल से निकल जाता है। 11 बजे के आसपास होटल का स्टाफ भी रूम में फिर से फ़ोन करता है चेकआउट के बारे में पता करने के लिए, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो आरव के पर्सनल नंबर पर फ़ोन करते हैं, पर आरव का पर्सनल नंबर बंद आता है। जवाब ना मिलने पर होटल का एक स्टाफ रूम नंबर 101 पर जाता है। वो देखता है कि रूम का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। वो दरवाजे को हल्का सा धक्का मारता है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर का दृश्य देखकर इस होटल स्टाफ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 19 साल की एक फैशन ब्लॉगर माया गोगोई डेका की लाश पड़ी हुई थी। होटल का स्टाफ ये देखकर डर जाता है और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस वहाँ पर आती है आगे की इंक्वायरी करने के लिए और यह पता करने के लिए कि रूम नंबर 101 में आखिर हुआ क्या है। अब जाहिर है पुलिस का पहला शक आरव पर ही जाना था, लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि क्या यह 21 साल का लड़का एक मर्डर का मास्टरमाइंड हो सकता है, और अगर उसने ये मर्डर किया है तो 2 दिन तक ये लड़का उस लाश के साथ क्या कर रहा था। जी हाँ, माया का मर्डर 2 दिन पहले हो चुका था और आरव फरार हो चुका था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे माया गोगोई डेका के बारे में, जो कि बेंगलुरु में रहती थी और 19 साल की एक फैशन ब्लॉगर थी, जिसको बड़ी बेरहमी से उसके ही बॉयफ्रेंड ने एक होटल के रूम में कत्ल करके उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। पर उसने ये क्यों किया था, ये सवाल और उसका जवाब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। माया असम के गुवाहाटी शहर के रहने वाली थी। वो घटना से 1 साल पहले ही गुवाहाटी से बेंगलुरु आ गई थी नौकरी करने के इरादे से। यहाँ वो एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म में काम किया करती थी, फैशन मॉडलिंग और ब्लॉगिंग भी किया करती थी। घर वालों से दूर यहाँ वो अपनी बड़ी बहन और एक कज़न के साथ किराए के एक फ्लैट में रहती थी।
माया और आरव का रिश्ता शुरू होता है एक डेटिंग ऐप से और आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला था। आरव माया से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचता है और यहाँ से इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि आरव बेंगलुरु में नौकरी करना चाहता था पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तकरीबन 15 दिन बेंगलुरु में बिताने के बाद माया से रेगुलर मिलने के बाद वो वापस अपने शहर कुन्नूर लौट जाता है। फिर माया उसको नौकरी दिलाने में मदद करती है और एक कंपनी में उसकी इंटर्नशिप लगवा देती है 15,000 महीने की सैलरी पर। यह सोचकर आरव भी बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाएगा। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद आरव ने माया के सामने लिव इन रिलेशनशिप का प्रपोजल रखा, जिसे माया ने फौरन मना कर दिया। हालांकि माया ने लिव इन रिलेशनशिप को मना कर दिया था पर अक्सर इन दोनों की मुलाकातें हुआ करती थी। 23 नवंबर यानी कि शुक्रवार को माया अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है और ये कहती है कि वो आज घर नहीं आएगी, वो एक पार्टी में जा रही है तो उसका इंतज़ार ना करे। वो अगले दिन घर लौटेगी, यह झूठ उसने अपनी बहन से कहा था आरव के साथ उसी होटल में जाने के लिए जिस होटल में उसका मर्डर हुआ था। अगले दिन माया के फ़ोन से उसकी बहन के पास एक मैसेज आता है कि वो आज भी घर नहीं आएगी क्योंकि उसे एक ऑफिस की पार्टी की वजह से बाहर जाना है। अब यह मैसेज आरव ने किया था या माया ने, इसके बारे में जानकारी आज तक नहीं लग पाई है। होटल के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन करके हत्याकांड की जानकारी दी थी पर पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उस लड़की की बॉडी देखकर वो भी सिहर उठे थे। कमरे में जगह जगह खून के निशान थी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि माया के ऊपर तकरीबन 10 बार चाकू से वार किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया कि माया की मौत सीने पर लगी कोई एक गहरी चोट से हुई थी। हो सकता है माया की आरव से हाथापाई भी हुई हो। अब सवाल यह था कि उसने माया को चाकू मारने से पहले पीटा या फिर चाकू मारने के साथ साथ पीटा। इसकी जानकारी भी पुलिस को आज तक नहीं लग पाई है। क्राइम सीन पर पुलिस को एक चाकू मिलता है और एक नायलॉन की रस्सी मिलती है जो कि एक डिलीवरी ऐप से मंगाई गई थी, क्योंकि वहां पर एक रसीद पड़ी हुई थी जिससे इसकी पुष्टि हुई। पुलिस को यह भी पता था कि आरव चाकू अपने साथ लाया था क्योंकि उसने होटल से भी कोई चाकू नहीं लिया था और उस रसीद में किसी भी चाकू का कोई मेंशन नहीं था। तो यह बात तो बड़ी क्लियर है कि आरव माया को इस होटल के अंदर लाया ही था मारने की नीयत से। इसके बाद जब पुलिस ने माया के फ़ोन को चेक किया तो उन्होंने यह पाया कि यह फ़ोन 24 नवंबर से ही बंद था, यानी कि जो मैसेजेस बहन को किए गए थे वो मुमकिन है आरव नहीं किए थे। पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू करती है। होटल के सीसीटीवी कैमरा में पुलिस ने यह पाया कि आरव और माया ने जब चेक इन किया था तब दोनों के हाथ में एक बैग था और माया के हाव भाव से यह काफ़ी क्लियर था कि वो अपनी मर्जी से आरव के साथ यहाँ समय बिताने आई है। रूम में चेकिंग करने से यानी कि 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक दोनों में से कोई भी रूम से बाहर नहीं निकला था, लेकिन होटल वालों को इस बात का कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि ये यंग कपल हैं, अपने प्राइवेट टाइम को बिताने के लिए आए हैं, इसी वजह से रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पर होटल वालों को शक होना चाहिए था क्योंकि 2 दिन तक आरव ने होटल में से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोग होटल में रुके और 2 दिन तक कोई भी ऑर्डर प्लेस ना करें। 26 नवंबर को जब आरव होटल से बाहर निकला, सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि उसने कैप पहनी हुई थी और उसके पास कोई बैग नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि आरव ही माया के साथ था, तो पुलिस को उस पर ही शक गया। उन्होंने शक के आधार पर आरव के ऊपर ही इंक्वायरी करना शुरू की। पुलिस की शुरुआती थ्योरी ये थी कि मर्डर करने के बाद 2 दिन तक आरव उसी लाश के साथ था। उसने वहाँ पर बैठकर बहुत सारे सिगरेट्स भी पिए और 2 दिन बाद जब बॉडी से बदबू आने लगी तो वो वहाँ से भाग निकला। होटल से निकलने के बाद आरव ने एक कैब बुक करी थी और वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने यही निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्री प्लान मर्डर था क्योंकि आरव चाकू अपने साथ लेकर आया था और नायलॉन की रस्सी मंगवाया जाना उस बात की पुष्टि कर रहा था। एक 21 साल का लड़का और एक 19 साल के लड़के का मर्डर करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग कर सकता है, पुलिस भी इस बारे में सोचकर आश्चर्यचकित थी। पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए 3 टीम्स बनाई
बेंगलुरु से फरार होने के बाद आरव मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए वाराणसी पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसने 28 नवंबर को अपना फ़ोन एक बार स्विच ऑन किया, जिसकी वजह से पुलिस ने इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया। 29 नवंबर ही वो दिन था जब आरव बेंगलुरु से वापस पहुंचता है। वो एयरपोर्ट से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचा था कि पुलिस वाले इसको धर दबोच लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद आरव ने कोई कोशिश नहीं करी अपने जुर्मों को छुपाने की। उसने फौरन ही मान लिया कि माया का कत्ल उसने ही किया है, और हाँ, प्लान करके किया है। लेकिन वो मर्डर उसने क्यों किया, इसकी जानकारी को बताने से उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा पर्सनल रीज़न है और ये जानकारी मैं आपको कभी नहीं बता सकता। अजीब सी चीज़ है ना, एक 21 साल का लड़का मर्डर को एक्सपेक्ट तो कर रहा है, पर उसकी वजह पर्सनल बताकर पुलिस को बताने से इनकार भी कर रहा है। आरव ने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें पुलिस को बताई। उसका जीवन काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में बीता। कम उम्र में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया था और कुछ समय बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वह शादी भी कुछ ही समय बाद टूट जाती है। और उस शादी के टूट जाने से आरव काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसको लगा था कि ज़िंदगी की परेशानियां अब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसकी माँ ने एक बार फिर से शादी कर ली, यानी तीसरी शादी कर ली, और यह बात आरव को पसंद नहीं आई। यहाँ उसने डिसाइड किया कि अब वो माँ के साथ नहीं रहना चाहता, वो अलग रहेगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर माया से होती है। माया के सहारे वो बेंगलुरु आकर नौकरी करने लगता है। आरव काफ़ी शांत किस्म का और अपने आप में रहने वाला इंसान था, और माया काफ़ी आउट गोइंग इंसान थी। उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, काफ़ी पार्टीज़ किया करती थी, और आरव को ये चीज़ खटक रही थी। आरव यह सोचता था कि मैं इस लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, पर यह मुझसे ज़्यादा अपना समय अपने दोस्तों को देती है, जबकि मैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हुए, और इसी फेज़ में उसने माया को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ऑफ़र दिया था, जिसको माया ने सिरे से खारिज कर दिया था। फिर एक रोज़ आरव ने माया से कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते, पर क्या कुछ समय अकेले बिता सकते हैं किसी होटल में, जिसके लिए माया ने हाँ कर दी। तभी ये लोग रॉयल लिविंग होटल गए थे। थ्योरी यहाँ पर यह है पुलिस वालों की कि यहाँ पहुँचने के बाद इन दोनों के बीच फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ कि तुम बाहर क्यों जाती हो, इतने लोगों से क्यों मिलती हो। यह झगड़ा बढ़ता गया और रात होते होते आरव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। अगले दिन यानी 24 तारीख को उसने ऑनलाइन नायलॉन की रस्सी मंगवाई। पुलिस वालों का यह मानना है कि आरव वहां पर माया को मारने के इंटेंशन से नहीं लेकर आया था, पर मेरा सवाल यह है कि अगर वो उसे मारने के इंटेंशन से नहीं लेकर गया था तो उसके पास चाकू क्या कर रहा था। लेकिन यह पुष्टि हो चुकी थी कि माया का मर्डर 24 नवंबर की सुबह में हुआ है। झगड़े में और गुस्से में आरव ने माया के ऊपर 10 बारी चाकू से वार किया और खून से लथपथ उसकी लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गया था। अब मर्डर कैसे हुआ, इसके ऊपर तो आरव ने पर्दा हटा दिया था, पर मर्डर उसने क्यों किया इसके बारे में बात करने से आरव ने साफ साफ मना कर दिया। उसका यही कहना था कि इस जुर्म की उसको जो भी सज़ा मिले वो उसे कबूल है। फिलहाल आरव को बीएनएस के सेक्शन 103 एंड 238 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है, और पुलिस ने यह क्लियर कर दिया है कि आगे की कार्रवाई आरव के इंट्रोगेशन के बाद होगी। आरव और माया दोनों के नेचर और पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माना कि आरव को बचपन से ही वह प्यार नहीं मिला। माँ बाप का तलाक, माँ का 2 बार शादी करना और घर का टॉक्सिक माहौल कहीं न कहीं उसके अंदर एक बहुत गहरी चोट कर गया था, और यही वजह थी कि उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कोई आता है वो एक ना एक दिन उसे छोड़कर चला जाता है। और शायद इसी वजह से उसे यह इनसिक्योरिटी थी कि माया भी कहीं एक दिन उसे छोड़कर किसी और के पास चली ना जाए। लेकिन ये सभी बातें किसी भी तरह से इस हरकत को जस्टिफाई नहीं करती। तो दोस्तों, ये था आज का रियल क्राइम स्टोरीज़। तो अगर आपको रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है, जो कि हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो कंसीडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।